गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये पहला लेक्चर है क्लास 10 की, कक्षा 10 की, जो कि पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं। तो इसमें जो है हम लोग जानेंगे कि प्रश्नावली 1.1 का जो जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उसको बनाने से पहले उसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो आधारभूत उसका जो बेसिक जानकारी है उसको हम लोग जानेंगे, ताकि आप जो है प्रश्नावली 1.1 के सारे सवालों को बिल्कुल अच्छे तरह से कर पाएँ, वो भी खुद से, अगर ये बेसिक्स आपने अच्छे से सीख लिए। तो इससे इस अध्याय में शुरू करने से पहले हम लोग याद करते हैं कि कक्षा 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ संख्याएं, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, 1, 2, 3 इस तरह की धनात्मक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। और फिर जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब जीरो को शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्याएं होती है, और पूर्ण संख्या के अलावा फिर हम लोग पढ़े हैं पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या और फिर वास्तविक संख्याएं। तो 9 क्लास में ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अभी कक्षा 10 में जो वास्तविक संख्याएं हैं उनका प्रयोग, उसका कुछ प्रयोग के बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसका जो प्रयोग है तो उसको समझने के लिए पहले हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, उसके बाद बाकी सब खुद समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे 42 है और 455 है, यानी कि 42 और 455 है। तो यहाँ पे 42 का जो है हम लोग क्या करेंगे, उसका गुणनखंड निकालेंगे, जितना भी गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड यानी कि इसका मल्टीपल्स, तो इसका 2 से इसका एलसीएम ले लिए 21 और 3 से, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 2, 3 और 7। इसका गुणनखंड ये 3 है, 2, 3 और 7। उसी तरह से 455 का भी गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या आएगा, 5 से इसको भागा देंगे तो 91, फिर 91 को 7 से भाग देंगे तो 13। तो इसका फिर गुणनखंड को लिखेंगे तो कितना आ गया, 5, 7 और 13। तो इस तरह से अगर फिर पूछा जाए कि 42 और 455 का HCF क्या होगा, क्या होगा, HCF। तो HCF हम लोग दो चीज़ जानते हैं, एक HCF और एक LCM। LCM वो होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाती है, जिन दो संख्याओं का हम लोग LCM निकालते हैं। और HCF में क्या होता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे वो दोनों संख्याएं विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए 42 और 455, इन दोनों को कौन सी बड़ी से संख्याओं से भाग देंगे कि दोनों से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों का क्या किया, हम लोग गुणनखंड निकालें, और दोनों में जो कॉमन आएगा है ना, यानी कि ये जो उभयनिष्ठ आएगा, 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, दोनों के गुणज में 7 है, दोनों का गुणनखंड में। इसलिए HCF किसका किसका ना, 42 का और इसका HCF कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग HCF निकालते हैं। अब यहाँ पे और एक आगे समझते हैं कि 42 को 455 से अगर भाग दिया जाए, 42 को 455 से, तो 42 10, तो ये 35 बचेगा। फिर ये जो है यहाँ पे ये भाग अलग तरीके से कर रहे हैं, HCF को अगर निकालना हो तो कैसे, तो इसको 10 से भाग दिए तो ये 35 आ गया है ना, ठीक है। और ये जो है इसको फिर से हम लोग यहाँ पे लिख दिए और इससे क्या किए, फिर से भाग दिए तो 35 से एक बार में, फिर बचा कितना, 7, इसको माइनस कर दिए। तो फिर अब जो है सो इसको यहाँ से यहाँ लिख दिए, ठीक है, और फिर 7 से भाग दिए तो क्या बचा शेषफल, कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या बचा है शेषफल, 0। यहाँ पे शेषफल क्या हो गया है, 0, ठीक है। तो इसी को अगर हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं भाज्य, और ये क्या होता है, भाजक, और ये क्या होता है, भागफल। और ये नीचे जो बचता है भाग देने के बाद उसको हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल। यहाँ पे भाज्य को मान लेते हैं कि ये A है
और भाजक कोई b है, ठीक है, और भागफल जो है कोई q, और जो शेष फल बचता है उसको हम लोग मान लेते हैं कि कोई r है, ठीक है। तो यहाँ पर भी भाग दिए, तो यहाँ पर देखिए ये भाज्य जो है, ये भाजक यहाँ पे क्या है, भाज्य हो गया है, और ये जो 35 है शेषफल, इसके लिए अगर जब यहाँ पे भाग दे रहे हैं तो ये भाजक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसी को भाज्य बराबर, भाज्य यहाँ है तो भाज्य बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक। तो अगर भाज्य को क्या लिखे हैं a, और भाजक को क्या लिखे हैं b, और भागफल को क्या लिखे हैं q, प्लस है तो प्लस, और शेषफल को क्या लिखे हैं r, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा हमारा bq प्लस r। तो यहाँ पे देखिए a यानी कि 455 बराबर क्या है bq, तो b हो गया और q, तो b यानी कि 42 और q यानी कि 10, तो 42 गुने 10 प्लस शेषफल, तो प्लस शेषफल, तो शेषफल में यहाँ पे कितना बचेगा हम लोग का, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है, शेषफल में कितना बचा हम लोग का 35 है ना, शेषफल में कितना बचा है 35, तो शेषफल यहाँ पे 35 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको भूल जाए, यहाँ से ऊपर वाले को अगर भूल जाए, इसको ना देखा जाए, ठीक है, यहाँ से ऊपर को भूल जाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, भाजक ये है, भाज्य ये रहा 42 क्या हो गया भाज्य, और यहाँ क्या हो गया ये भाजक, और एक भागफल, और फिर नीचे 7 बचा शेषफल। तो फिर से इसको जब यहाँ पे 35 को देखिए अलग करके लिख लेते हैं, अगर इसको जब 1 से भाग देते हैं तो 35 और ये में 7 बचता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग का b, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा q, और ये हो जाएगा कितना r हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे, तो फिर जब इसको लिखेंगे तो a यहाँ पे क्या हो गया 42, तो 42 लिखे हैं, और बी क्यू फार्मूला में क्या है बी क्यू, तो b और q यानी कि 35 गुना 1, तो 35 गुना 1 प्लस r है, तो r कितना है 7 है। इसी तरह से फिर जब यहाँ पे भाग दे रहे हैं, फिर जब यहाँ पे भाग दे रहे हैं किसको 7 को 35 से, 7 × 5 = 35, फिर यहाँ शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ के लिए यहाँ पे क्या है b है, यहाँ पे a है, यहाँ पे q है, ये r है। तो फिर से जब इसको लिखेंगे तो a बराबर bq प्लस r, तो a यानी कि 35 और bq यानी कि 7 गुना 5 प्लस r यानी कि प्लस 0, r यहाँ पे 0 है। तो ये समझ में आया। तो ये क्या है, हम लोग बार बार भाग दे रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं भाग दे रहे हैं, यानी कि विभाजित कर रहे हैं। यहाँ पे 455 को 42 से विभाजित कर रहे हैं, यहाँ पे 42 को 35 से विभाजित कर रहे हैं, 35 को 7 से विभाजित कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग एक विभाजन की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो ये एक लंबी विभाजन प्रक्रिया है, इसी को कहते हैं हम लोग, ये जो विभाजन की प्रक्रिया है। और उसको हम लोग क्या किए, एक फार्मूले के माध्यम से लिख दिए, और वो फार्मूला क्या है a बराबर bq प्लस r, जहाँ पे a क्या है कोई भाज्य यानी कि कोई पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक मतलब कि ये कोई संख्या है, और संख्या यानी कि उसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, क्योंकि पूर्णांक में धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या, वो जितनी भी संख्या वो सब आ जाती है, सब में परिमेय संख्या नहीं आती है, अपरिमेय नहीं आता उसमें। तो इसमें a क्या है कोई धनात्मक पूर्णांक है, और उसको 20 से क्या करते हैं भाग देते हैं, ठीक। तब कुछ शेषफल बचता है हम लोग का, तो उसको हम लोग लिखते हैं। तो इसी को अगर हम लोग बोलें कि a जो है a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित करने पर, है ना, b से विभाजित करने पर किसको, यानी कि a को,
यानी कि विभाजित करने पर शेषफल शेष आर हो, है ना। और आर जो है, और ये आर जो है बी से क्या होगा, हमेशा छोटा होना चाहिए। ये जो आर शेष बचेगा वो बी से छोटा होगा, यानी कि यहाँ पर जो भी शेष बचेगा वो कितना होना चाहिए, यहाँ पे जो भाजक होगा उससे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें 35 इससे छोटा है, तब फिर आगे बढ़ें हम लोग। यहाँ पे देखें कि ये जो शेष बचा 7, ये बी 35 से छोटा है, तो फिर आगे बढ़ें। फिर यहाँ पे तो ये तो 0 हो गया, तो ठीक है। तो इस मेथड से भी, ये इस प्रक्रिया से भी, लंबी विभाजन प्रक्रिया से भी हम लोग जो है HCF निकाल सकते हैं। तो इसका HCF कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ जो B का ऐसा मान है ना, B का ऐसा मान है ना, B का ऐसा मान जब R क्या शेषफल जो है 0 हो जाता है, तो B के उस मान को क्या बोलेंगे, इस दोनों का HCF। किसका, अभी 42 और 455, तो HCF 42 का और 455 का हो जाएगा हम लोग का 7। यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी संख्या आएगा, ठीक है, और अगर शेषफल 0 हो गया है तो उन दोनों का HCF जो है, यहाँ पे जो भाजक रहेगा यानी कि B का मान जो रहेगा वही वो दोनों संख्याओं का HCF हो जाता है। तो इसको जो हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कि किताब में हम लोग को यही पढ़ना है। तो पहले हम उदाहरण बता दिए ताकि आप लोग को यही समझ में आ जाए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय आखिर कह क्या रहा है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहना है कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और कोई दूसरी धनात्मक पूर्णांक ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी कोई दूसरे धनात्मक पूर्णांक है, तो जब बी को ए से विभाजित करेंगे तो शेष आर बचेगा, है ना, और वो आर क्या होगा, बी से छोटा होगा। जहाँ एक कंडीशन आता है, यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, जहाँ ये आर का मान जो है, ये आर का मान, ओह सॉरी, तो जहाँ पे आर का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, और दूसरी कंडीशन है कि बी से हमेशा छोटा होगा। यानी कि शेषफल जो हमारा बचेगा वो या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा, और कितना बड़ा, यानी कि बी से छोटा ही होगा, बी से बड़ा नहीं होगा, यानी कि 0 और बी से छोटा, ठीक है। अगर हम लोग b का मान, b बराबर मान लेते हैं 7 है, b का मान 7 है, तो r का मान हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इतना सारा r का मान हो सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि r जो है 0 के बराबर, उससे बड़ा रहेगा या फिर b से छोटा रहेगा। तो ये कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का पूरा कथन ये है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, है ना, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर मिलती है, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर मिलता है कि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, वही फार्मूला जो अभी हम लिखे थे वहाँ पे। ये कुछ नहीं, भाज्य बराबर क्या है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये वही फार्मूला है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन वही कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय
पूर्ण संख्याएं Q और R हो सकती है या फिर रहती है जहाँ पे A बराबर क्या होता है BQ प्लस R, ये फार्मूला है। और जहाँ पे क्या होना चाहिए वही कंडीशन जो कि B का मान R का जो मान है क्या होगा, हमेशा 0 से B से छोटा होगा और 0 के बराबर या फिर इसके 0 होगा, 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा। तो ठीक है, तो ये समझ में आया। तो इसको एक क्वेश्चन बनाते हैं। किताब में दिया हुआ है एक क्वेश्चन कि कोई आया व्यक्ति है अपने सिर पे एक टोकरी में अंडे लेकर के कहीं जा रहा है। तो रास्ते में उसको एक आदमी मिल जाता है, वो उससे अंडे लेना चाहता है, पर उस आदमी के पास पैसे नहीं होता है। तो पैसा नहीं होता है तो वो टोकरी वाला मतलब कि अंडा वाला कहता है कि आप अगर बता दें कि मेरे टोकरी में कितने अंडे हैं तो मैं आपको अंडे दे सकता हूँ, आपको जितने अंडे की ज़रूरत है। तो आदमी कहता है मैं कैसे बताऊँगा। तो फिर अंडा वाला कहता है कि मैं आपको एक पहेली बताता हूँ, और वो पहेली ये है कि उसके पास जितने भी अंडे हैं उसको अगर 2-2 करके गिनता है तो एक बच जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई 19, इसको समझने के लिए पहले मान लेते हैं कि मेरे पास 19 कलम, क्या है 19 कलम। तो इसको अगर हम 2-2 गिनेंगे तो 2-2 करके गिनेंगे तो इस तरह से है ना 18 तक जाएंगे और फिर एक हो जाएगा, एक क्या होगा बच जाएगा। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 16 18 और एक क्या हो जाएगा बच जाएगा। फिर अगर 3-3 गिनते हैं, 3-3 गिनते हैं तो फिर से 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 16 3 18 फिर से एक बच गया है ना। फिर 4-4 गिनते हैं तो 4 4 4 8 4 12 4 16 यानी कि 3 बच गया। 4-4 करके गिनेंगे तो 3 बच जाएगा। फिर 5-5 गिनते हैं, 5 5 10 5 15 4 बच गया। तो पहेली में यही कहा जा रहा है कि 2-2 उसके पास जितने भी अंडे हैं उसको गिनने पर अगर 2-2 गिना जाता है तो 2-2 करके गिनता है तो एक बच जाता है। 3-3 करके गिनता है तो 2 बच जाता है। 4-4 गिनता है तो 3 बच जाता है। और 5-5 गिनता है तो फिर 4 और 6-6 गिनता है तो 5 बचता है। लेकिन 7-7 गिनने पर कुछ नहीं बचता है, 7-7 गिनने पर कुछ नहीं बचता है। और फिर कहता है कि मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं, यानी कि उसके टोकरी में 150 से ज़्यादा अंडे है ही नहीं, ले नहीं सकता है। तो ठीक है, तो इसको हम लोग उसी फार्मूला द्वारा बनाते हैं कि A बराबर क्या है BQ प्लस R। तो यहाँ पे जो अभी उदाहरण लिए थे हम 19, इसको 2-2 करके गिन रहे थे है ना, इसको 2-2 करके हम लोग क्या कर रहे थे गिन रहे थे। तो 2-2 करके गिन रहे थे तो 2-2 करके कितनी बार गिने थे, देखिए 2-2 इस तरह करके ये कितना होगा 2-2 करके 18 तक गिने थे और फिर एक बच गया था है ना, 18 तक गिने थे। तो ये जब क्या कर रहे थे, अगर ये पता कैसे चलेगा हम लोग, ये 19 था तो दोनों में 18 बचा एक, यही ना बचा। तो यानी कि इसको क्या करें भागा दे रहे थे और ये कुछ बच रहा था। तो 19 को अगर हम लोग लिखेंगे तो इस तरह से क्या लिखेंगे 2 गुना 9 प्लस 1 कि बाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बच रहा है इसको भी इस पूरे फॉर्मूले में उसी तरह से लिखेंगे, इसको A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में है। तो यहाँ पे तो ये 19 वाला को हम लोग क्या लिखे थे 2 गुना 9 प्लस 1, ठीक है 19 बराबर, यानी कि 2-2 गिन रहे थे कितनी बार 9 बार, 2 देखिए ये 8 बार हुआ और 9 1 9, तो 2-2 करके जब 9 बार गिनते हैं, कितनी बार गिनते हैं 9 बार है ना, यहाँ पे देखिए 9 बार, ठीक है 2-2 करके कितनी बार गिने हैं 9 बार, तो कितना बचता है 1, तो उसी को लिखें 2-2 करके, यानी कि जितनी बार गिनेंगे वो संख्या यहाँ पे और जितना करके गिनेंगे वो यहाँ पे,
और प्लस जो बच जाएगा वो। तो ये यहाँ पे ये, और ये क्या है, मान लेते हैं ये क्या है, अंडा का संख्या वाला, क्योंकि जो कलम बताए थे वही कलम का संख्या था। तो यहाँ पे ये क्या है, संख्या, और ये जितना कर करके गिनेंगे। और ये क्या है यहाँ पे, यानी कि अगर इसको फार्मूला वाला लिखेंगे बी क्यू प्लस आर, बी गुना क्यू प्लस आर, तो आर जो है जो बच जाता है वो बताता है, और क्यू है जो बताता है कि हम लोग कितनी बार गिनती किए हैं, और बी बताता है कि कितना कर करके गिन रहे हैं, यानी कि 2-2 या 3-3 या फिर 4-4। तो यहाँ पे पहले क्या कहा जा रहा है कि साथ साथ गिनने पर कुछ नहीं बनता है, कुछ नहीं बचता है। तो ये बराबर मान लेते हैं कि बी, यानी कि साथ साथ करके गिन रहा है, तो बी के जगह में क्या हो जाएगा 7, और क्यू मान लेते हैं कि कितनी बार गिना ये तो पता नहीं है, तो उसी को लिख देते हैं कि क्यू, और प्लस कुछ नहीं बचता ये बोल रहा है, तो आर के जगह हम क्या लिखेंगे, जो बचता है, तो कुछ नहीं बचता है तो ये 0 हो गया। फिर और एक बार लिखेंगे इसको, तो फिर क्या होगा कि 6 गिनने पर 5 बचेंगे। ए बराबर 6 गिन रहा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये क्या है, एस बार, कितना एस बार गिना, इसे पता नहीं तो कुछ भी ABCD हम लोग कुछ भी मान ले रहे हैं, तो एस बचा। तो लेकिन बचता क्या है, 6 गिनने पर 5, तो ये एस बार गिना तो 5 बच गया। फिर से ए बराबर लिखेंगे अगर, तो कितना गिन रहा है, 5 गिनना है, तो 5 बार कितनी बार गिनेगा ये भी नहीं मालूम है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये टी बार गिन रहा है, तो बचता कितना है, 5 गिनने पे 4 बचता है। ठीक है, ये कितना बचता है, 4 बचता है। उसी तरह से 4 गिनने पे मान लेते हैं कि यू बार गिनता है, तो इसको 3 बचता है। फिर ए बराबर 3 गिनता है, तो क्या बचता है, 2 बचता है। और अगर वो 2 गिनता है, दो गिनता है तो 1 बच जाता है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फार्मूला था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, उस रूप में हम लोग क्या किए, यहाँ पे इसको हम लोग व्यक्त कर दिए हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ पे बी का मान क्या क्या आ रहा है, बी का मान आ रहा है 7, 6, 5, 4, 3 और 2। और आर का मान क्या क्या हो सकता है, तो देखिए 0, 5, 4, 3, 2 और 1, 0, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये आर का मान हो सकता है इतना सारा, और बी का मान हो सकता है इतना सारा। तो जब हम लोग अब निकालेंगे कि अंडा का संख्या कितना है, तो वो संख्याएं कितने, 150 से कम है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है, 7 है। तो ये सब जो है, सब का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे कि 7 से विभाजित होने वाले, 7 से विभाजित होगा जो पूरी तरह से। अब 7 से विभाजित होने वाला क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 7 गिनने पर ही कुछ नहीं बच रहा है ना, तो इसलिए 150 से छोटी जितनी संख्याएं हैं उनको निकालेंगे कि वो 7 से विभाजित होती है। ठीक है, और कुछ नहीं बचता है। लेकिन और फिर बाद में ये भी देखना है कि 6 गिनने पर उसमें 3 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो इसको हम लोग देखते हैं, बनाते हैं, इस पहेली को सॉल्व करते हैं। तो गिनते हैं हम लोग 150 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जो कि 7 से विभाजित हो। तो देखिए 140, ठीक है, मतलब कि 140 नहीं 21 को अगर 7 से गुना करते हैं तो 7 1 हो गया 7, ठीक है, और 7 दूनी 14, यानी कि 147। और 147 के बाद आता है फिर 140, 20 7 140, फिर 19 7 133, ठीक है,
18 सत्ते 126, हाँ 17 सत्ते 119 है ना, 16 सत्ते 112, 15 सत्ते 105। ये सब संख्याएं हैं जो क्या है 150 से छोटी है और 7 से विभाजित है। तो कौन सा में देखते हैं, पहले इसको चेक करते हैं हम लोग, ठीक है, कि 147 है तो 147, तो इसको अगर 7 से विभाजित करते हैं तो 7 दूनी 14, 7 एक 7, ठीक है, कुछ नहीं बचता है, ठीक है। ये पहला कंडीशन शुरू हो, ये पहले शर्त को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है कि 7 7 गिनते हैं तो 0 बच रहा, ठीक है। तो ठीक है, पर क्या 6 6 गिनने पर कुछ बचता है? 6 6 गिनने पर क्या बचना चाहिए? 5। तो 6 से इसको भाग दे करके देखते हैं, तो 6 दूनी हो जाएगा 12, फिर बचेगा 27, तो 6 चौके 24, तो बच जाएगा 3, तो 3 बच रहा है। लेकिन 6 6 गिनने पर कितना बचना चाहिए था? 5। तो ये संख्या जो है, ये संख्या नहीं है, यानी कि अंडा 147 अंडा उसके पास नहीं है, कुछ और होगा। तो फिर चेक करते हैं 140 के लिए, ठीक है, 140, चलिए 126 को ही चेक करते हैं, 126 को। तो इसको 7 से भाग देते हैं, तो 7 से तो सभी विभाज्य है, तो 7 से 0 बचेगा ही बचेगा, है ना। तो 7 वाला चेक नहीं करते हैं, सीधे हम लोग 6 से चेक करते हैं। तो 6 से चेक करते हैं, 6 दूनी हो जाएगा 12, 6 के 6, तो पूरी विभाजित हो गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ये तो 6 6 गिनने पर कितना बचना चाहिए था? 5, लेकिन यहाँ बच रहा 0, तो 126 अंडा भी नहीं है उसके पास, ठीक है। तो चलिए अब 119 को करते हैं, 119 को, 119 को 7 से विभाजित करते हैं, 17 सत्ते 119, है ना, तो क्या बचा? 0, ठीक है। तो इसको फिर हम लोग 6 से विभाजित करके देखते हैं, 119 को 6 से, 6 एक के 6, फिर बचा कितना? 5 बच गया, तो 59 हो गया, 5 बचेगा तो 59 होगा, तो 6 9 हो जाएगा 54, और फिर बच जाएगा हम लोग का यहाँ 5 बच जाएगा, ठीक है। यानी कि सिंपली अगर भाग दे के देखें तो ऐसे देखते हैं, है ना, 6 बचे 30, नहीं 6 एक के 6 बचा 5, ऊपर से है 9, तो 6 9 में 54, तो देखिए 5 बचा, ठीक है। तो ये दोनों हो रहा है। फिर 5 5 गिनने पर कितना बचना चाहिए था? 4, तो 119 को फिर 5 से भाग दे करके देखते हैं, 5 दूनी 10, 1, फिर आएगा 9, 5 दिया 15, तो देखिए 4 बच गया है ना, इसमें 5 बचा था। फिर 4 4 गिनने पर 3 बचना था, तो 119 को 4 से भाग दे के देखते हैं, 4 दूनी 8, 4 9 36, तो बचा 3, हाँ। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये सारा कंडीशन को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। 6 7 7 गिनने पर 0 बच रहा है, 6 6 गिनने पर 5 बच रहा है, 5 5 गिनने पे 4 बच रहा है, और 4 4 गिनने पे 3 बच रहा है, तो बाकी सब भी इसमें होगा ही होगा। तो चेक करके आप लोग देख लेंगे, ये आप लोग का काम है। तो ये क्या हो जाएगा? तो पता चल गया कि उसके पास कितने अंडे हैं? 119 अंडे हैं, तो ठीक है। अब इसका बेसिक्स का पार्ट 2 में मिलेंगे हम लोग। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, फिर अगले लेक्चर पे मिलते हैं। उसके बाद जो है प्रश्नावली 1.1 के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।